हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं करंट अफेयर के नेक्स्ट सेशन के साथ। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, जो फर्स्ट करंट अफेयर है दैट इज़ रिलेटेड टू दी ऑनलाइन गेमिंग बिल, जिसका पूरा नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग बिल। तो इसके तहत आपको सिंपली ये याद रखना है कि अभी हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बहुत बड़ा एक अपडेट किया है इसके अंदर, जो कि अब लॉ भी बन चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास कर दिया गया है और इसके तहत हमारे यहाँ पर जितनी भी ऑनलाइन गेम्स होती हैं, एक्चुअली वहाँ पर मेजर 3 तरह की गेम्स होती हैं अगर हम ऑनलाइन गेम्स को कैटेगराइज करते हैं। एक सेगमेंट को हम बोलते हैं ई स्पोर्ट्स, जहाँ पर यानी कि स्पोर्ट्स हम एक फिजिकली खेलते हैं, और दूसरी तरह की स्पोर्ट्स होती है जिनको हम एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वर्चुअल मीडियम के थ्रू खेलते हैं, उनको हम बोलते हैं ई स्पोर्ट्स। सेकंड एक सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं जो सोशल इंटरेक्शन से जुड़ी हुई सोशल गेम्स हैं, उनको हम यहाँ पे अलग काउंट करते हैं। और थर्ड एक और है हमारे पास कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं रियल मनी गेम्स, जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी न किसी तरह की एक मनी को इन्वॉल्व करेंगे और उस पैसे से, यानी कोई जीतेगा और कोई हारेगा उसके अंदर, तो वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो एक मनी एकमुलेशन होती है और फिर बाद में रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो विनर्स हैं, उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो इन 3 कैटेगरी में से आपने याद रखना है जो रियल मनी गेम्स हैं, जहाँ पर लोग पहले पैसा डिपॉजिट करते हैं, सभी पार्टिसिपेंट पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसमें से जो विनर होता है उसको वो पैसा चला जाता है और बाकी पार्टिसिपेंट जो हैं वो लूज़र यानी कि एंड पर रह जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी एक्चुअली टाइम से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने या बहुत सारे परिवारों का बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो चुकी है और एक तरह की ये लत लग गई है लोगों को। उसी चीज़ को दूर करने के लिए, इस एडिक्शन को दूर करने के लिए ये बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो गेम्स हैं उनका एक मीनिंग यहाँ ये होना चाहिए कि ताकि लोग वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहकर अपना एक एन्जॉयमेंट या एंटरटेनमेंट कर सकें, रादर देन वो अपनी फिजिकल एसेट्स को धीरे धीरे खोते चले जाएं, क्योंकि ये एक तरह की गैम्बलिंग है। और इस वैसे भी इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है या ऑनलाइन बैटिंग है वो बैन है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपने सिंपली याद रखना है रियल मनी गेम्स के ऊपर यहाँ पर ब्लैंकेट बैन है, यानी कि पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कोई भी, जैसे ड्रीम 11 है उसके अंदर कितने सारे न्यूज़ जो है पढ़ने को मिलती थी कि रातों रात कोई पर्सन जो है उसने 2 करोड़ कमा लिए, 4 करोड़ कमा लिए, सिर्फ 50 रुपीज़ लगा कर या 49 रुपीज़ लगा कर कोई पर्सन ये करोड़पति बना। तो इस वजह से जब ये ऐसी प्रमोशन होती है तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि बेरोज़गार भी हैं और वो सोचते हैं कि शायद लक उनको फेवर कर जाए, इसीलिए यहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं कि अभी भी ये जो बिल है ये कहीं नहीं कह रहा है कि जो ई स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअल जो स्पोर्ट्स हैं उनको कहीं पर ये बैन नहीं करता, एजुकेशनल गेम्स हैं उनको बैन नहीं करता, जो सोशल इंटरेक्शन या सोशल गेमिंग है उसको भी ये बैन नहीं करता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि ये उन ऑनलाइन गेम्स को बैन कर रहा है जिसके ऊपर यहाँ पर पैसा डिपॉजिट किया जाता है और वहाँ विनर और लूजर्स रहते हैं। इसके अंदर आपको, क्योंकि अब ये लॉ बन चुका है तो आपको सिर्फ इसमें बात याद रखनी है, जो भी, क्योंकि जब भी इन प्लेटफॉर्म्स पर आप कोई पैसा जमा करते हैं तो कोई ना कोई बैंक के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, चाहे आप गूगल पे के थ्रू करें, तो दैट मीन्स बैंक जो है आपको हेल्प करता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फीस डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पर उन बैंक्स को भी, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी जो इस तरह की मदद करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को पैसा इकट्ठा करने के लिए, उन पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अथॉरिटी को भी, जो एक आप कह सकते हैं कि इस गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर एक अथॉरिटी बनाने की बात भी की जा रही है, जो कि इंडिया के अंदर ये सारे जो जितने भी ये गेमिंग का एक हमारा एरिना है उसको, ये प्लेटफॉर्म को ये रेगुलेट करेगी। उनके लिए यहाँ पर नए प्रोविजंस बनाए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे। अगर कोई पर्सन अभी भी इस बिल यानी कि इस कानून के बनने के बाद अगर अभी भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गेम्स को प्रमोट कर रहा है या गेम्स को वो उसका अपना कोई लेट्स से एप्लीकेशन है जो उसने खुद डिज़ाइन की है या उसका ऑनर है, तो उसे, उस पर्सन को 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या उसे 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। जबकि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो एडवर्टीजमेंट अगर कर रहा है उसकी, यानी कि कोई सोशल इन्फ्लुएंसर है, अगर वो इस प्रकार की गेम्स की जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, अगर वो इनकी प्रमोशन करता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पे 2 साल की सज़ा और 50 लाख रुपए तक के जो फाइन का प्रावधान दिया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है इसके अंदर कि जितनी भी यहाँ पे हर एक पर्सन को, स्टेक होल्डर को यहाँ पर अकाउंटेबल बना दिया गया है। और एक चीज़ और याद रखें इसमें, जो पर्सन गेम खेल रहा है एक्यूज्ड वो नहीं है, यानी कि वो कल्प्रेट नहीं है,
वो कानून उसका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति ये गेम्स खेल रहा है उसको ये मान लिया जाएगा कि वो एक प्रकार का, यानी कि उसे नुकसान पहुंच रहा है तो वो पीड़ित है। दैट मीन्स उस पर्सन के साथ गलत हो रहा है, तो इसीलिए कानून उसको सजा नहीं देगा जो ये गेम्स खेल रहा है, बल्कि जो उसको फैसिलिटेट करने वाले लोग हैं उन सभी को कानून यहाँ पे सजा देगा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट यहाँ पे टर्म की तरफ जा रहे हैं, विच इज नोन एज ए सिल्वर इकोनॉमी। इसका मतलब होता है यहाँ पर जो जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो सीनियर सिटीजन्स को फैसिलिटेट करती हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ईजी हो जाए। और यहाँ पर उनके ईजी कैसे होगी, जब उनके पास उस एज में काम वगैरह होगा। दैट मीन्स वो कोई जॉब कर पा रहे हैं, कोई उन्होंने अपना बिजनेस ओपन किया है, या उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें वो एंगेज हैं, और एंगेज रहते हुए वो वहाँ पर अर्निंग भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज ए सिल्वर इकोनॉमी। तो इसका मतलब है जो लोग 60 साल से ज़्यादा के हैं उनके लिए एक्टिविटीज़, यानी कि जो पैसा कमाने वाली एक्टिविटीज़ हैं, या कोई वो सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या सर्विसेज दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कहीं पर, या कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके किसी इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी। एक्चुअली क्या है कि आज इंडिया के अंदर जो तादाद है, जो हमारी जनसंख्या है, उसका काफ़ी बड़ा एक प्रपोर्शन ऐसे लोगों का है जो 60 साल से ज़्यादा के हैं। और आमतौर पे ये भी देखा गया है कि जो व्यक्ति मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में है और वो 60 या 58 ईयर के बाद जब रिटायर हो जाते हैं, तो उनके पास काम नहीं होने की वजह से वो लोग धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो एक एजिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के लिए कोई ना कोई इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ढूंढ कर रखी जाए, तो उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि वो लोग किसी न किसी तरह से एंगेज रहें इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, फिर भी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि जो इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि इंडिया की लगभग 8.6% जो हमारे पास पॉपुलेशन है, दैट मीन्स लगभग 10 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो एज्ड हैं, दैट मीन्स 60 ईयर से अबव हैं। और यही जनसंख्या जो है ना 2031 तक आते आते एक्सपेक्टेड है कि ये 20 करोड़ के आसपास जो है वो टच कर जाएगी। तो ऐसे में इंडिया के ऊपर एक तरह का एक लायबिलिटी भी है, क्योंकि ये सभी हमारे समाज के लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और जब ये यंग थे इन्होंने समाज के अंदर कंट्रीब्यूट भी किया था। तो हमारी आज सरकार का और इस समाज का ये कर्तव्य बनता है कि इन लोगों का ध्यान रखा जाए। तो इसीलिए यहाँ पे सिल्वर इकोनॉमी से रिलेटेड जो टर्म आपको पता हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी। इसी तरह इसी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है विच इज नोन एज सैक्रेड। ये भी जो एज्ड लोगों के लिए एक पोर्टल है, आपको इसमें ध्यान रखना है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, दैट मीन्स जो हमारी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक सैक्रेड नाम से पोर्टल ओपन किया था जिसका नाम है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। दैट मीन्स जो एक, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अनुभव वाले होते हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, और ये कहीं कहीं जो है डाइवर्स एक्सपीरियंस लेकर मतलब अपने इकट्ठा इन्होंने किया होता है जो सीनियर या एज लोग हैं। तो इसका जो है ना हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। तो इसीलिए इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक तरह का ये पोर्टल है, जहाँ पर मान लीजिए अगर आपकी कोई एक फर्म है या जहाँ पर आप इस तरह के एक्सपीरियंस लोगों को हायर करना चाहते हो, तो दूसरी तरफ उसी पोर्टल पर वो लोग रजिस्टर करेंगे और जो लोग एम्प्लॉयर हैं वो वहाँ से उन लोगों को पिक कर लेंगे। तो सिंपली दैट इज ए सैक्रेड। तो आपको ये सिंपली सैक्रेड वर्ड के सामने मैचिंग में आ सकता है, तो आपको ये पता हो। और जितने भी यहाँ पर सिटीजन्स हैं जो मोर देन 60 ईयर्स हैं, दे कैन रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल एंड दे कैन फाइंड जॉब्स एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरह से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों यहाँ पर इस अकेले पोर्टल पर आकर एक दूसरे की जो जरूरत है उसको समझते हुए यहाँ पर हायर किया जा सकता है। और एक और इसमें याद रखिएगा, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे मनाते हैं हम जो ओल्डर पर्सन के लिए ऑब्जर्व यानी कि करते हैं। दैट मीन्स 1 अक्टूबर दैट इज मेंट फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल स्पेस डे। इसमें आपने याद रखना है, हम एक्चुअली क्या करते हैं, जब हमारा जो 2024 की बात है, जब हमने चंद्रयान जो 3 था हमारा मिशन, उसके अंदर हमने मून पर हमारा एक लैंडर था विक्रम लैंडर, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवा दी थी। और वहां पर हमने प्रज्ञान नामक एक, जैसे हमारे रोवर्स होते हैं, जैसे एक खिलौना गाड़ी टाइप होते हैं, उस तरह के रोवर होता है, आप इसको देखना चाहे बाद में सर्च कर लीजिएगा। तो आपने ये प्रज्ञान रोवर को हमने वहां पर जो है लैंड करवा दिया था और वो वहां पर मूव कर रहा था। दैट मीन्स जिस दिन हमने 2023 में ये प्रज्ञान रोवर को हमने अल्टीमेटली मून पर, वहाँ सतह पर एक तरह से
उनको लैंड करवा दिया था, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ये, उसके बाद हमने 2024 से जो नेशनल स्पेस डे पहली बार मनाया गया इंडिया के अंदर 23 अगस्त को। तो आपको ये याद रखना है 23 में ये ऑपरेशन हुआ था और 24 में इसे हमने वहाँ पर मनाना स्टार्ट किया नेशनल स्पेस डे को। तो अब की बार का जो थीम याद रखना है आपने, थीम को जरूर ये आ सकता है लेवरेजिंग जो स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर दी विकसित भारत 2047। तो 100 साल जब पूरे हो जाएंगे भारत के, तब तक हम स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने किस तरह से अपने हित के लिए प्रयोग में लेकर आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने थीम रखा है। इतना एनफ है इसके अंदर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल। इसमें याद रखिए इंडिया ने अभी रिसेंटली टेस्टिंग की है अपनी अग्नि 5 मिसाइल की। अग्नि 5 के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात, ये ऐसी मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को, न्यूक्लियर जो हमारे पास वॉरहेड है उसको ये लेकर जा सकती है, और ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल होने का मतलब क्या है कि ये जो सतह है, सतह से ये जो है ऊपर की तरफ, ऊपरी वातावरण जिसको हम बोल सकते हैं अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगी, और उसके ऊपर बाद में ये जो है ऐसे वहां पे ड्रॉप करेगी। जबकि क्रूज मिसाइल्स होती हैं जो पैरेलल चलती हैं, हमारे जो सतह है या अर्थ सरफेस है उसके साथ पैरेलल चलने वाली जो मिसाइल्स होती हैं उनको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। जबकि इस तरह का जो एक पाथ लेती हैं उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपको याद रखना है इसमें, दैट मीन्स ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चीजें पूछी जाती हैं। और साथ ही साथ ये सरफेस टू सरफेस है। इसका मतलब क्या है, इसको हम सरफेस से, अर्थ सरफेस से ही लॉन्च करेंगे और ये अर्थ सरफेस पर ही आकर जो है यहाँ पर अपना जो टारगेट है उसको अटैक करेगी। तो इसको आपने याद रखना है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। और इस, क्योंकि हमारे पास 1982 के आसपास की बात है जब यहाँ पर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था इंडिया में मिसाइल डेवलपमेंट को लेकर, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड, जिसको हम बोलते हैं दैट इज ही इंटीग्रेटेड जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये हमारे लिए। इसके अंदर क्या करना था हमने यहां पर जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जब ये स्टार्ट किया जा रहा था, 1982 के आसपास की बात है, उस समय पर यहां पर आपने याद रखना है पटना, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे निमोनिक के फॉर्म में। हमने 5 तरह की मिसाइल्स को डेवलप किया था, जिसमें आती है पृथ्वी, इसके बाद यहां पे आप अग्नि, यहां पे आगे त्रिशूल, नाग और दैट्स अग्नि। तो आपने 2 ए से याद रखना है, आकाश है और अग्नि है। इन 5 तरह के जो वर्जन्स हैं मिसाइल्स को डेवलप किया था उस समय पर। तो ये आज भी हम इनके अलग अलग वर्जन्स को अभी और अपडेट करते जा रहे हैं, यानी कि अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि 7 ऐसे चलता रहेगा, पृथ्वी 3, पृथ्वी 4, पृथ्वी 5 इस तरह चलता रहेगा आगे ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, और जब से हमने ये मिसाइल को डेवलप किया है, टेस्टिंग की है, अब हम उन नेशंस की कैटेगरी में आ गए हैं जो कि एक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल कैपेबल IRBM टेक्नोलॉजी वाली जो ये एक, अगर आप याद रख पाएं तो आपको बस ये याद रखना है कि MIRV टेक्नोलॉजी इसके साथ है। और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वाले जो नेशंस हैं वो काफ़ी कम हैं। उन चुनिंदा जो नेशंस हैं उसके अंदर हमारा भी अब नंबर काउंट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले USA, रशिया, चाइना और फ्रांस के पास ये टेक्नोलॉजी थी, अब हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी है। इसके तहत आपको ये पता होना चाहिए सरफेस टू सरफेस, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, ये सरफेस से ही लॉन्च की जाएंगी, और यहाँ पर जो टारगेट है वो सरफेस पे ही होना चाहिए, चाहे वाटर पे हो या वो सरफेस पर हो, तो वहां पर उसको टारगेट किया जा सकता है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं, तो नेचुरली सिंपल जो बैलिस्ट जो आप कह सकते हैं वॉरहेड्स हैं उनको भी यहाँ पे लेकर जा सकती है। एक चीज याद रखिएगा, जो क्लासिफिकेशन कई बार पूछ ली जाती है कि शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स होती हैं, मीडियम रेंज होती हैं, इंटरमीडिएट रेंज जिसके अंदर अभी बात हम कर ही रहे थे IRBM है, और एक होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करती है उसको बोलते हैं हम SRM, दैट इज शॉर्ट रेंज मिसाइल। जो 1000 से लेकर 3000 तक चलती है उसको मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 3000 से 5500 किलोमीटर, और 5500 से जो आगे चली जाएगी उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, यानी कि जो अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप को छोड़कर दूसरे महाद्वीप तक जो एंटर कर जाए उसको हम यहाँ पे काउंट करते हैं ICBM। तो आपको ये भी याद रखना है कि IRBM कैटेगरी की थी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा कि IRBM है ये, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज की है। तो आपको उलझाने के लिए ये लिख सकता है ये या ये लिखेगा, बट आपको याद रखना है ये हमारे पास IRBM कैटेगरी की है। तो आपको इसमें सिर्फ इतना पता हो, और इसके अंदर और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फिलहाल के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे इसका जो है ना स्टैचर है। अगर एक ह्यूमन को काउंट करें तो देखिए कितनी इसकी एक ऊंचाई है यहाँ पर, और साथ ही साथ मतलब एक काफ़ी ज़्यादा हमें ना एक प्रकार से एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा इस अकेली
जो अग्नि 5 मिसाइल का, और हो सकता है हम भविष्य में इसकी जो एक रेंज है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दायरा बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, यानी कि चाइना की कई सिटीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये मिसाइल टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेते हैं। अभी क्योंकि इसकी टेस्टिंग चल रही है। और इसमें एक चीज़ और याद रख लेना साथ साथ, यहाँ पे 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल डलता है। इसका मतलब क्या है, आमतौर पे 3 तरह के फ्यूल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर सॉलिड फ्यूल ही डलेगा, सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल। तो आपको याद रखना है 3 स्टेजेस हैं और सॉलिड फ्यूल ही यहाँ पर डलता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे दैट्स अ SLINX 25। जैसा कि जब भी कभी इंडिया की या कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर 2 देश या बहुत सारे देश आपस में मिलकर कोई मिलिट्री की एक्सरसाइज करते हैं या नेवी की या कोई एयरफोर्स की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ये उन एक्सरसाइजेस को बहुत ध्यान से देखना है जिसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व होता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, जैसे इंडिया श्रीलंका की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है SLINX 25। याद ये रखना है, इसमें ये 12वीं बार ऐसा हो रहा है और ये नेवी की एक्सरसाइज है जो कि कोलंबो में हुई है। ये आपको याद रखनी चीजें, नेवी की है, यानी कि दोनों देशों की नेवी ने आपस में मिलकर यहाँ कैसे युद्ध के हालात के अंदर कैसे हमने बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी है, तो उसको बोलते हैं हम दैट इज ही नेवल एक्सरसाइजेस। तो आपको याद रखना है, ये हमने एक्चुअली क्या हुआ था 1986-87 की बात है, जब वहाँ पर श्रीलंका में LTTE ग्रुप, जो कि एक आतंकवादी ग्रुप माना जाता था, वहाँ पर वो लोग श्रीलंका के अंदर इलेक्शंस नहीं करवा रहे थे। उस समय पर LTTE ग्रुप के जो लोगों को काउंटर करते हुए उन, यानी कि आतंकवादी जो आउटफिट थी, एक टेररिस्ट आउटफिट माना जाता था उस समय पर, उसको रोकते हुए जो श्रीलंका के अंदर इलेक्शंस करवाने के लिए जो इंडिया से उस समय पर जवान भेजे गए थे, उनको बोलते हैं हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस बोलते हैं, IPKF। तो 1987 से 1990 तक ये जवान वहां पे रहे थे भारत के, और इन्होंने वहां पर मतलब अपनी शहीद एक शहादत भी दी है और इलेक्शंस वहां पे कंडक्ट करवाए और शांति व्यवस्था को कायम करवाया है। तो भारत जैसे बहुत बड़े लोकतंत्र ने श्रीलंका, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, वहां पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमारी जो जवानों ने बलिदान दिया है, ये आपको ध्यान रखना है IPKF। क्योंकि आजकल जो जैसे जनरेशन है उन्हें ये नहीं पता होगा कि IPKF जो है वो क्या है और इसका रोल पहले क्या रहा था। इसी तरह के गाइस याद रखना है आपने, ये पहली बार कब स्टार्ट की थी, 2005 में। तो बहुत छोटे नोट्स में आपने तैयार कर लेना है, 2005 12वां एडिशन। और यहां पर आप देखें दैट मीन्स नेवल एक्सरसाइज है और इंडिया श्रीलंका की है। बस इतना एनफ रखें, इसमें इतना हमारे लिए याद रखने के लिए एनफ है। और इसी तरह के गाइस, अगर हम कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जब आर्मी की एक्सरसाइज होती है, तो उसका नाम क्या है इंडिया और श्रीलंका की, तो आपने उसको बोलना है दैट्स अ मित्र शक्ति, दैट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति बोलते हैं उसे। तो आपको याद रखना है ये आर्मी की है, जब आर्मी के लोग आपस में मिलते हैं इंडिया और श्रीलंका के, तो उसको बोलते हैं हम मित्र शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज रूबेला। रूबेला जो है ऑलरेडी, ये आपको मैं बता दूं कि भारत के आसपास जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है इस तरफ, WHO ने अभी नेपाल को रूबेला फ्री घोषित कर दिया है। रूबेला क्या होता है, इसको जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, बहुत तेजी से फैलता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि और याद रखिए ये वायरल है, ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ये वायरस से होने वाले डिसीज है जिसको बोलते हैं रूबेला वायरस। और अगर आप और याद रख सकें, इसको आपने याद रखना है SSRNA से होता है। अगर कोई आपसे पूछे कौन सा इसका जेनेटिक मटेरियल है, तो आपने कहना है SS, सिंगल स्ट्रैंड RNA। कई बार आपको उलझाने के लिए वहां लिख देगा स्टेटमेंट के अंदर दैट DSRNA, दैट मीन्स डबल स्ट्रैंड RNA। तो आपने कहना है ना तो DNA है ना या अकेला RNA, तो आपने कहना सिंपली ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है ये, और इसकी वजह से जो है जर्मन जो मिजल्स हैं वो फैलते हैं, इसको हम रूबेला भी कहते हैं। इसमें ना जो याद रखें आप, जो चेस्ट रीजन है उस पर छोटे छोटे से दाने से हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं वहाँ पर, और इसमें माइल्ड फीवर यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसके लिए MMR जो वैक्सीन होती है काफ़ी इफेक्टिव होती है, 2 डोजेज इसकी लगती हैं, और ये लगभग लाइफ टाइम की आपको एक इम्यूनिटी दे जाती है। दैट मीन्स 1-2 बार आपकी बॉडी में अगर इंजेक्ट हो गई MMR की जो वैक्सीन है, तो उसके बाद आपको थ्रू आउट लाइफ ये जर्मन मीजल्स या जो रूबेला है वो नहीं होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो न्यूज़ में जो रहते हैं ना, वो आपको मैचिंग के अंदर आ सकते हैं कि रिसेंटली कलाई वाज इन न्यूज़। तो ये क्या है, तो आपको पता हो एक डैम वगैरह बना रहे हैं हम, जहां पर बिजली भी जो पैदा की जाएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वहां पर एक रिवर है जिसका नाम है लोहित, उस पर 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है, कलाई 2 अरुणाचल प्रदेश, लोहित रिवर और 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है।
इसमें और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, इस सेशन के लिए ये करंट अफेयर जो है एनफ थे। और अगेन, जब भी कभी आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर आप नोट्स बना लेंगे, बहुत रफ नोट्स तैयार कर सकते हैं आप अपने, और ये बहुत शॉर्ट होनी चाहिए ताकि जब एग्जाम के अंदर आप जाने उस समय पर आप इसको ईजिली रिवाइज कर सकें। और ये मैनेज करना आपको आना चाहिए कि आप वीकली अपने करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हो। और इसी तरह से वीक टू वीक अगर आप चलते रहेंगे, डेली अगर आप चलते रहेंगे, तो आपके जो है ना बहुत ही एक क्रिस्प नोट्स जो है तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए करंट अफेयर एक बहुत बड़ा इशू नहीं रह जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन को आप तक वो पहुंचती रहे रेगुलरली, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ इस चैनल के लिए जो नोटिफिकेशन आइकन है, जो बेल आइकन है आपका, उसको डेफिनेटली वहाँ प्रेस कीजिए ताकि आपको जब भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं एट दैट टाइम आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। आई होप आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस तरह से नोट्स वगैरह तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।